हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। लास्ट लेक्चर में हमने उत्तराखंड में नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसके कारण क्या है। ठीक है। तो कल जो हमने पढ़ा था वो तो नेचुरल डिजास्टर थे। दरअसल डिजास्टर जब नेचुरल स्तर पे होता है तो ही उसका पैमाना काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन नेचुरल डिजास्टर जो है उसको ट्रिगर करने के पीछे का असली कारण क्या है? मानवीय गतिविधियां, जिसको हम कह सकते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पर जान लेना जरूरी है कि ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या है। यानी कि जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं वो नेचुरल अकर होने वाली घटना को के पैमाने को और भी अधिक बढ़ा सकता है। यही होता भी है। तो ह्यूमन के रोल को बिल्कुल भी क्या है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इन सभी डिजास्टर्स को होने में। ठीक है। तो कॉजेस क्या हैं? इट इज ट्रिगर्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, यानी कि मानव की जो गतिविधियां हैं वे। तो जरा पता लगाते हैं कि वो कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं। जैसे अर्बनाइजेशन का नाम सुना होगा आपने, यानी कि शहरीकरण का बढ़ना। ठीक है। यानी कि शहरीकरण जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको इसके लिए जंगल काटने पड़ सकते हैं। तो अर्बनाइजेशन लेड टू व्हाट? इट लेड टू डिफॉरेस्टेशन। इट लेड टू व्हाट? डिफॉरेस्टेशन। तो क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं ये पता लगाने के लिए कि जो वन आवरण है वो काफ़ी कम हुआ है? तो इसका जवाब है हाँ। 1971 से लेकर लगभग अब तक हम देखते हैं कि लगभग 6% जो वन संपदा है वो समाप्त हो चुकी है उत्तराखंड की। तो इससे क्या हुआ होगा? इसका जाहिर सी बात है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा होगा। तो एक चीज़ तो हम ये रख सकते हैं, क्या? अर्बनाइजेशन। दूसरी बात, डिफॉरेस्टेशन अपने आप में भी एक क्या है? एक फिनोमिना है जो जो मानव द्वारा की जाती है। डिफॉरेस्टेशन करा क्यों जाता है? अपने फायदे के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू गेट व्हाट? टिम्बर। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले कई लोगों के पास आरा मशीन हुआ करती थी। हालांकि आज की डेट में वो बिजनेस उतना फ्लोरिश नहीं करता, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ये संपदा रह गई है। तो ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस हुआ करता था एक टाइम पे। टिम्बर मर्चेंट्स हुआ करते थे हल्द्वानी के इलाकों में। हालांकि अब उसमें काफी कमी आई है। इस वजह से आई है क्योंकि अब कटाई पर सरकार ने रोक जो लगा दी है कानून बनाकर। ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन का काफी नुकसान हुआ। और इनडायरेक्टली ये किसको सपोर्ट कर देती है? ये सपोर्ट करती है सॉइल इरोजन जैसी एक्टिविटी को। तो जब सॉइल इरोजन होगा तो मृदा का ह्रास होगा, यानी कि उसमें मिट्टी का नुकसान होगा। तो ये भी एक कारण बनता है, क्या? कॉज ऑफ व्हाट? डिजास्टर इन उत्तराखंड। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत पेड़ काटा और तुरंत कोई तबाही मच जाएगी, नहीं। ये तो एक वो चीज है जो उस चीज को न्योता देती है, उस घटना को, जो आने वाले समय में कभी भी हो सकती है। तो वो जो हम परिणाम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का, है ना, ये सब क्या है? पिछले 200-250 सालों में जो कर्म किए गए हैं हम लोगों के द्वारा, दरअसल ये वही है। ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, प्लस ये भी इसमें देखने जैसी बात यह है कि उत्तराखंड क्योंकि एक पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, तो इसके लिए पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि टूरिज्म एक्टिविटीज काफी बढ़ी हैं उत्तराखंड में। टूरिस्ट काफी आए हैं, सबके पास गाड़ियां काफी ज्यादा हो गई हैं। अब घर में एक नहीं 2-3 गाड़ियां हैं, तो सब निकल पड़ते हैं घूमने। और इस चीज का जरा भी ख्याल नहीं रखा जाता कि वो कहाँ पर स्थित हैं। ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली से बहुत दूर एक ऐसा लैंडमास है जो खुद अभी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। ये बात टूरिस्ट को पता होनी चाहिए, लेकिन टूरिस्ट से पहले, उससे भी पहले सरकार को पता होना चाहिए। ठीक है, कि इस तरीके से बेतरतीब तरीके से टूरिस्ट पॉलिसी अगर हम चलाते रहेंगे तो सारा प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा? इन स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स में पड़ता है ना। और स्लोप ऑफ माउंटेन वैसे ही एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, आपको पता ही है। अंदर से भी फोर्स काम कर रहा है पहाड़ के, और बाहर से आ रहा है कहां से? एटमॉस्फेयर से। तो बोथ फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल।
ऊपर से जमावड़ा लगा हुआ है किस चीज का, बहुत बड़ी भीड़ का। तो ये अगर सही ढंग से नहीं किया जाएगा तो एक तरीके से आमंत्रण हमने कई बार दिया है और कई बार तबाही मची भी है। अब तक की सबसे बड़ी भीषण तबाही हमने 2013 में महसूस की है, जो कि केदारनाथ घाटी में देखने को मिली थी। लेकिन क्योंकि टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, तो क्या टूरिस्ट को रोका जा सकता है? अगर सरकार ये कदम उठाने लग जाएगी तो टूरिस्ट कैसे आएंगे उत्तराखंड में? वो तो आने से डरेंगे, कहेंगे कि चलो कहीं और चलते हैं भैया, यहाँ नहीं जाना हमें, हम चलते हैं गोवा या कहीं दूसरी प्लेन्स वाली जगह में चले जाएंगे, कोस्टल रीजन में घूमने चले जाएंगे। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। नैनीताल में इतना जो पर्यटक आता है, यहाँ के होटल्स में रुकता है, वो उसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना इस चीज से। तो इस चीज का ख्याल रखना काफी जरूरी है। तो हमको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? बीच का रास्ता। और उस बीच के रास्ते का नाम आपको पता है दरअसल। उस बीच रास्ते का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या नाम है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये नाम आपने कई बार पढ़ने के दौरान देखा होगा। सतत विकास का नाम सुना होगा आपने। उस रास्ते को ही अडॉप्ट करके हम क्या कर सकते हैं? इस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सतत विकास की परिभाषा आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता प्राप्त है कि संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना है कि जो आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो भी उसका उपयोग कर सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, वो लगभग हर जगह देखने को मिल रहा है आजकल। चाहे वो डेवलपमेंट का मॉडल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का मॉडल हो, तो सभी जगह हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल देखने को मिल रहा है। इसे एक समझ लीजिए कि एक बीच का रास्ता है, एक मध्यम मार्ग ही है। तो इसको ध्यान में रखकर ही हम क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक। कारणों में एक चीज और बताई जानी जरूरी है, और वो ये कि उत्तराखंड में क्योंकि वाटर रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड इज नोन फॉर व्हाट? known for mighty rivers like Ganga and all. So this provide ample amount of water. तो ये जो वाटर है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी? हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की हाइड्रोलॉजी की। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तराखंड की हाइड्रोलॉजी की। इमेंस पोटेंशियल मौजूद है यहाँ की नदियों में, और उससे क्या बनती है? पावर प्रोडक्शन होता है, यानी कि बिजली बनती है। और उस बिजली बनाने के लिए हमें बड़े बड़े बांध बनाने पड़े होंगे, बनाए गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि सन 2000 के बाद उत्तराखंड में 95% बांध उत्तराखंड में बने, उससे पहले इतने नहीं थे यहाँ पे। तो जरूर इसने इकोलॉजिकल बैलेंस को गड़बड़ाया होगा या बिगाड़ा होगा। बड़े बड़े बांधों को लेकर जितने भी हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं कभी भी फेवर में नहीं रहे। एमसीटी, मैं फिर से रिपीट कर दूं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो टेहरी बांध के नीचे से होकर गुजरता है। ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर सुंदरलाल बहुगुणा ने टेहरी बांध परियोजना का विरोध किया था। और कई सारे ऐसे पर्यावरणविद रहे होंगे जिन्होंने ऐसी बड़ी परियोजनाओं का क्या करा होगा? विरोध किया होगा। क्योंकि ये उत्तराखंड जैसे सेंसिटिव जोन वाले इलाके वाले राज्य के लिए ठीक नहीं है। और सच में वो बात साबित हुई भी है समय समय पर। ठीक है ना? तो ये जो बड़े बांध की जो परियोजना है, इस पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि कई सारे बांधों में रोक लगा दी गई है जब 2013 की घटना हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कई चीजें हम देखते हैं कि वो बीच बीच में नजरअंदाज कर दी जाती हैं, जिसका खामियाजा करने वाला व्यक्ति नहीं भुगतता है, 5 साल बाद कोई और भुगत सकता है। ठीक है। तो डैम इतने बड़े बड़े ऐसे फ्रेजाइल स्टेट में ये खतरे से खाली नहीं है। और बड़ी बड़ी रेल परियोजनाएं, सिल्क यारा टनल आपको अच्छी तरह याद है। सिल्क यारा टनल का जो कोलैप्स है वो भी आपको याद होना चाहिए, याद ही होगा। सिल्क यारा टनल की किस तरीके से वो रेस्क्यू ऑपरेशन करा गया था और उन 42 मजदूरों को बाहर निकाला गया था, याद है ना आपको? तो सिल्क यारा टनल जैसी घटनाएं भी बीच बीच में होती रहती हैं। तो क्या हमें इस चीज का ध्यान नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी जुड़ जाता है इसमें। तो आपको पता होगा एक वाद है जिसको हम कहते हैं डिटरमिनिज्म, जिसको हम कहते हैं क्या? नियतिवाद। और एक होता है क्या? पॉसिबिलिज्म, जिसे हम कहते हैं संभववाद। तो डिटरमिनिज्म मतलब यह है कि प्रकृति के गुलाम हैं हम, इससे ज्यादा हमारी सीमा तय नहीं है। लेकिन जब हमने डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और पर्यावरण को अपने अनुसार ढालना शुरू किया, तब हम और भी अधिक विकास करने लग गए। जैसे ठंड बढ़ जाती है तो हमने वुलन क्लोथ्स बनाने सीख लिए होंगे।
और एक तरीके से ये हमारी विजय रही होगी कि देखो हमने प्रकृति को हरा दिया और अपने अनुसार उसको ढाल लिया है। गर्मियों में हम एयर कंडीशन रूम में बैठ जाते हैं तो कम से कम उस कमरे के अंदर तो ये घोषणा हो ही जाती है कि हमने प्रकृति को हरा दिया है, और उस रूम के अंदर तो हमने अपने अनुकूल वातावरण को ढाल लिया। तो ये सब किसके उदाहरण है? ये सब पॉसिबिलिज्म के, यानी कि संभववाद के उदाहरण है। लेकिन इसकी अति जब होगी तो प्रकृति तो अपना बदला ले सकती है बैलेंस बनाने के लिए। तो वो जो गैस निकल रही है एयर कंडीशनर से, वो नुकसान पहुंचा रही है किसको? ओवरऑल पर्यावरण को। वो ओजोन लेयर में जाकर उसको नुकसान पहुंचाती है और ओजोन को स्प्लिट कर देती है। तो बाद में डेवलप कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा किस चीज का? नियो डिटर्मिनिज्म का। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये सारे जो वाद हैं, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको जान लेना जरूरी है। ठीक है ना? तो ह्यूमन ज्योग्राफी ऐसी साइंस है या ऐसा भूगोल का कह सकते हैं कि सेगमेंट है जिसमें रिलेशन बताया जाता है एनवायरनमेंट और पर्यावरण और मनुष्य के बीच का, किस प्रकार का रिलेशन है। तो पहाड़ों में आने वाली जो तबाही है, जो प्राकृतिक रूप से आती है, दरअसल ये इन दोनों के बीच का बैलेंस जो बिगड़ जाता है ना, उस वजह से आती है। जब तक मामला ये था तब तक तो चीजें ठीक थी। जब मामला इसमें आया होगा तब इंसान अपने आप को काफी बड़ा समझने लग गया, प्रकृति के विपरीत जाके काम करने लगा, और इस तरीके से हम देखते हैं कि तबाही बीच बीच में होती रहती है। तो ये भी क्या है, एक कारण मान सकते हैं। तो ज्योग्राफी के फील्ड में भी ये सारी चीजें हुई हैं। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट भी समझने जरूरी है। ज्योग्राफी में किसी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है वहां पर ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं वैसे। ठीक है, वैसे कभी ना कभी जीएस वाले पार्ट में ये आ ही जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बड़े बड़े बांधों को रोक देना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ऐसा माना जा सकता है। उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है? क्या कोई अथॉरिटी है इसको जो इस पे काम कर रही है? तो हमको नाम मिलता है उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेज अथॉरिटी का, जिसके मुखिया कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। इसका गठन 2013 में किया गया था, उस आपदा के बाद। आमतौर पर जब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई अथॉरिटी होती है, उसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस केस में कौन है? सीएम है। ठीक है, और इसके कुछ सीईओ भी होंगे, इसके कोई प्रेसिडेंट भी होंगे। आप उसको ऑफिशियल वेबसाइट में देखिएगा। टू मीट आउट नेचुरल डिजास्टर इन उत्तराखंड, ऑस्ट्रेलियन मॉडल हैज बीन अडॉप्टेड। देखिए, ऑस्ट्रेलियन मॉडल को अपनाया गया है उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। यानी कि अगर कोई प्राकृतिक घटना घट जाती है तो आखिर मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसका? घटना तो घट गई, तो मैनेजमेंट क्या चीज होती है? मैनेजमेंट होता है टू मिनिमाइज द डैमेज। एक्चुअली मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट व्हाट? टू मिनिमाइज द डैमेज। जो नुकसान पहुंचा है उसके स्केल को, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा कम किया जाए। कि जैसे कहीं बाढ़ आ गई तो रेस्क्यू ऑपरेशन फटाफट होना चाहिए। तो जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर डीएम एसडीएम सारे वो काम कर रहे होते हैं, वो एक टीम तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना? ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे हमारे पास क्या एक हायरार्की तैयार होनी चाहिए इस त्रासदी से निपटने के लिए। तो क्या इस पे कोई काम चल रहा है? तो इसका जवाब है हाँ जी, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, सभी लेवल पर इस प्रकार के काम अब जारी है। हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी त्रासदी को रोक सकते हैं, लेकिन त्रासदी अगर हो गई, हो ही गई, तो उसके बाद जो लोग फंसे हैं उनको फटाफट निकाला जा सकता है, जस्ट टू मिनिमाइज द डैमेज एंड टू क्रिएट व्हाट? इवैक्यूएट ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन लाइक दैट। ठीक है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो एक मूवी का नाम आपको बता दूं मैं, डांडी कांठी की गोद माँ। ये एक फिल्म है जिसका संबंध किस चीज से है? अर्थक्वेक, है ना? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप से संबंधित जो जागरूकता है उसको ये फिल्म बढ़ाती है। हालांकि पिक्चर मैंने देखी नहीं है, अगर मौका मिले तो आप देखिएगा कि इसमें क्या बात कही गई है। गढ़वाली मूवी है। और इस प्रकार के प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। ऐसे बिल्डिंग्स बनाई जानी चाहिए जो कम से कम अर्थक्वेक के इतने मैग्नीट्यूड तक के तरंगों को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, तो ऐसी बिल्डिंग बनाई जानी शुरू हो गई है, काफी पहले से शुरू हो गई थी, कि जो इतने मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को क्या कर सकती है? सरवाइव कर सकती है उसमें। तो ये सारे प्रोग्राम राज्य में चलाए जा रहे हैं और
होपफुली आने वाले समय में सरकार भी कुछ ऐसे कदम उठाएगी, कुछ कड़े कदम उसको उठाने चाहिए वैसे। जैसे कि जोशीमठ वाला इलाका सिंक होता है, सिंकिंग ऑफ द जोशीमठ वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो नहीं, डिजास्टर हमको देखने को मिली लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर के आसपास, कि कैसे जोशीमठ एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट हब बन गया। और वो एक ऐसे ट्राई जंक्शन में है जहां से 3 मुख्य मार्ग जाते हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर में। और जोशीमठ इस तरीके से कई प्रकार से सभी दिशाओं से पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी वहां पर होटल के निर्माण हुए होंगे और वहां से जमावड़ा लगना शुरू हो गया पिलग्रिमेज का, और दबाव बढ़ा होगा। और निकासी प्रणाली बहुत अच्छी नहीं थी वहां की, और जो सेडिमेंट्स रॉक्स रही होंगी वो हमेशा गीली रहती होंगी, और इस वजह से उस पोर्शन का क्या होना शुरू हो गया होगा, सबडक्शन शुरू होना शुरू हो गया। और वो बड़ी भयावह तस्वीर थी, कई लोगों को तो फटाफट बाहर निकाला गया, घरों में दरार देखने को मिल रही थी, काफी सुर्खियों में था मामला। और कई दिनों तक ये चीज चलती रही, और कई दिनों के बाद तो खबर आनी बंद हो गई थी, लेकिन हालात बहुत अच्छे वहां नहीं है। तो पक्के निर्माण से बचना चाहिए, सारा संदेश ये है, उन हायर स्लोप्स में जो काफी क्या है, फ्रेजाइल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।